तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इंडिया से अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट से देख रहे हैं या दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं और अगर वो यूरोप आना चाहते हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन अप टू मार्क नहीं है और उस क्राइटेरिया को अगर फुलफ़िल नहीं करती है, लेकिन आप लोग अगर यूरोप आना चाहते हो तो ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन कैसे, और इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर वॉच करना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एक्चुअली मेरी जो अभी सांसें हैं बड़ी तेज़ चल रही हैं क्योंकि मैं एक्सरसाइज करके अभी जस्ट उठा हूँ। अभी मैंने अपना वर्कआउट फिनिश किया है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बस ये बताने वाला हूँ कि जो भी वीडियो में इन्फॉर्मेशन है आप लोग उसे पूरी देखना। पहले मैं बैठ जाता हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग उसे एंड तक पूरी वॉच करना। आधा अधूरा वीडियो देख करके आप लोग जो है आ जाते हो और फिर बोलते हो कि आपने ये चीज़ वीडियो में नहीं बताई। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं पूरा एंड तक कवर ना करूँ। तो पहली सबसे जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मैंने जिन अपने क्लाइंट के दुबई से और इंडिया से जिनके मैंने रोमानिया के वीज़ा अप्लाई किए थे उनका प्रोसेस अभी पेंडिंग में है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। रीज़न ये है कि रोमानिया एंड बुल्गारिया के रूल्स जो हैं चेंज हो रहे हैं। अब अगर कोई का भी नया एप्लीकेशन अगर अब आएगा तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो वीज़ा का क्राइटेरिया है रोमानिया का और बुल्गारिया का, अब जो एप्लीकेंट आएंगे उनके लिए वो सेम प्रोसेस होगा जो उनका शेंगेन वीज़ा के लिए होता है। तो वो जो मोमेंट था, वो जो मौका था, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी अब जा चुकी है। और जिन क्लाइंट का मैंने अप्लाई किया है उनके डॉक्यूमेंट अभी पेंडिंग में है, क्यों यहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास उनका वर्क परमिट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग पेशेंस रखिए, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आएगा सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके एड्रेस पे जो आपका पासपोर्ट है मेरे पास उस पर्टिकुलर एड्रेस पे मैं सेपरेटली सबको जो है वो भेज दूँगा। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन की जो वीज़ा सर्विसेज है वो फिर से रिज्यूम हो चुकी हैं। वॉर चल रही है अभी यूक्रेन में, अभी भी है, और वॉर के बाद से यहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। तो हर चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली में बदल रही थी। धीरे धीरे अभी भी जो है ये चीज़ें स्टेबल होने में फिर से टाइम लगेगा। लेकिन वीज़ा सर्विस जो है इंडिया में शुरू हो चुकी है, दुबई में भी शुरू हो गई है, यानी कि यूएई में। और उसके अलावा दुनिया भर से आप अगर यूक्रेन आना चाहते हो, अब यूक्रेन मुझे पता है अब आप लोग बोलोगे कैसी पागल वाली बातें कर रहा है, यूक्रेन क्यों आएंगे। यूक्रेन आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर कोई बंदा अभी यूक्रेन आता है, यूक्रेन आने के बाद यहाँ से शेंगेन आप लोग लीगल तरीके से मूव हो सकते हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको भी पता है कि यूक्रेन शेंगेन में नहीं आता है, लेकिन यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यूक्रेन जो है वो शेंगेन में नहीं है लेकिन ईयू की टेरिटरी में आता है और नाटो में शामिल होने के लिए ही ये वॉर चल रही है जिसे रशिया बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है, तो आई विश कि यूक्रेन जो है आने वाले टाइम में ज़रूर शेंगेन में शामिल हो जाएगा। और यूक्रेन का पासपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ के पासपोर्ट पे आई थिंक कि यहाँ का पासपोर्ट वर्ल्ड रैंकिंग में अगर देखा जाए तो 28 नंबर पे है। दुनिया की लगभग सारी कंट्रीज़ आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो, वीज़ा फ्री शेंगेन को भी मिला करके। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे उन लोगों की जो इंडिया से यूक्रेन आना चाहते हैं। अभी यूक्रेन आना बहुत आसान है। वीज़ा भी जो है यूक्रेन का वीज़ा मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि 100% लगता है, 100%। रोमानिया बुल्गारिया का जो है अगर डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मैं सारे भेजता हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा 99% लग जाएगा, अगर आपका कोई क्रिमिनल केस नहीं है और उसके अलावा अगर आपने किसी भी तरह का पास्ट में कोई क्राइम नहीं किया है और आपकी अगर 1-2 कंट्री की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, या अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और अगर आपकी एजुकेशन अप टू मार्क है, आपकी इंग्लिश ओवरऑल ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह कि आप लोगों की इंग्लिश एक बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। एवन कि अगर आप लोग किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हो, बात कर सकते हो, अगर आपका एयरपोर्ट पे थोड़े बहुत अगर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और अगर आप उनका आराम से कूल रह करके जवाब दे सकते हो तो आई थिंक कि इट्स अनफ फॉर यू। अब जो बात है यूक्रेन की, तो भैया यूक्रेन आने का सबसे बड़ा अभी रीज़न यही है कि जिनका बजट कम है, जिन्हें आगे शेंगेन में मूव होना है और सेफ़ तरीके से आना है। यूक्रेन में वॉर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं भी अपने आराम से घर में बैठा हूँ, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। वॉर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अभी इमरजेंसी है, जो यूक्रेनियन सिटीज़न है 18 से लेकर के 60 साल तक के, वो लोग अपना देश नहीं छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ मेल के लिए रूल लागू है। जो औरतें हैं, जो वुमेन हैं, जो बच्चे हैं 18 से कम के, माइनर जो हैं, वो कंट्री छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन मार्शल लॉ होने की वजह से ये हर कंट्री का रूल होता है। अगर
दुनिया के किसी भी देश में अगर वॉर होती है और वॉर की सिचुएशन में अगर वहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दी जाती है तो इस सिचुएशन में वहाँ के लोग अपनी कंट्री को लीव नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। दूसरी कंडीशन ये है कि जो यूक्रेनियन सिटीज़न है अगर उनके पास किसी दूसरी कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी है तो वो जा सकते हैं, टेम्प्ररी नहीं परमानेंट। इसके अलावा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो जो दूसरी चीज़ है वो कि अब आप लोग अगर यूक्रेन आओगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप यूक्रेनियन सिटीज़न नहीं हो, आप इंडियन सिटीज़न ही रहोगे। और हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है बांग्लादेश के लोगों से कि भैया मेरे पास अपना प्रोसेस आप मत स्टार्ट करवाना, क्योंकि बांग्लादेश के मैंने एक क्लाइंट का प्रोसेस शुरू किया था और प्रोसेस शुरू करने के बाद में मैंने जब उसकी यहाँ पे फ़ीस पे कर दिया, क्योंकि जब भी मैं किसी का वर्क परमिट निकलवाता हूँ तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है फ्री में नहीं बांटती है, लॉयर को भी पे करना पड़ता है, कंसल्टेंसी चार्ज भी मुझे देना पड़ता है, और उसके अलावा भी ट्रांसलेशन के और काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। जो लोग मुझे पेमेंट करते हैं या तो वो मेरे नेदरलैंड के बैंक अकाउंट में यूरो में या इंडिया के बैंक अकाउंट में INR में करते हैं। अब उस पैसे को यहाँ पे विड्रॉल करवाना एंड देन उसके बाद उसको डॉलर में कन्वर्ट कराना, क्योंकि यूरोप में यूरो चलता है और बाकी हर कंट्री की कुछ कंट्रीज़ की अपनी लोकल करेंसीज है। अब लॉयर को मुझे डॉलर्स में पे करना होता है, तो उसे ATM से विड्रॉल करवाऊंगा तो अभी मुझे चार्जेस देना होगा और फिर उसे मैं कन्वर्ट करवाऊंगा एंड देन कन्वर्ट करवाने के बाद लॉयर को देना। तो अब वो बांग्लादेशी जो क्लाइंट था जब मैंने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया तो अभी बोल रहा है मेरे को आना ही नहीं है। तो अब उसे नहीं आना है तो इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने उसके साथ कोई गलत नहीं किया है। मैंने उसको साफ पहले ही बोल दिया था कि भाई जो तुम्हारा प्रोसेस, अगर मैं किसी से भी अभी भी हर लोगों से बोल रहा हूँ जो भी आप वीडियो देख रहे हो, प्रोसेस अगर मैं जिसका स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद पेमेंट रिफ़ंड नहीं हो पाएगी, ये चीज़ मैं पहले बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपका प्रोसेस मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम है, मेरे डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो इस केस में मैं आपकी पेमेंट जो है, जो लीगल चार्जेस होंगे लॉयर के, यानी कि 10 से 15 हज़ार अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी, वो काट करके जो भी अमाउंट होगा वो पूरा मैं रिफ़ंड करूँगा। क्योंकि जो लॉयर को मैं पे करता हूँ ट्रांसलेशन के और अपोस्टाइल करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाना पड़ता है, और आपका पासपोर्ट इंडिया में इंग्लिश में है या हिंदी में है, उस पासपोर्ट को यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा के यहाँ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा के आगे जो है ट्रांसलेट करवा के मुझे सबमिशन कराना पड़ता है। तो ये सब जो चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा यूट्यूब पे। तो उस बांग्लादेशी भाई का जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद जो है अब उसके मैसेजेस पे मैसेजेस आने शुरू हो गए कि सर कब आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूजुअली जो है 30 से 35 वर्किंग डेज़ लगता है, लेकिन अभी जो है रोमानिया का और बुल्गारिया का जो मैंने बताया है 31 मार्च से दोनों कंट्री शेंगन में शामिल हो जाएंगी। तो फिर वही रूल होगा जो शेंगन वीज़ा के लिए होता है, जो वीडियो की शुरू में मैं बोल चुका हूँ। तो ऐसे में अभी जो है यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं यहाँ के इंटरनल डिपार्टमेंट में, इमिग्रेशन में। तो ऐसे में जिनका मैंने अप्लाई किया है उनके डॉक्यूमेंट आएंगे। तो और उस बांग्लादेश के क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन अब वो बोल रहा है मुझे नहीं आना है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको नहीं आना है तो, क्योंकि आपको नहीं आना है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उन्हें फिर ट्रेश में या गार्बेज में डाल दूंगा, मेरे वो किसी काम के नहीं है। तो ऐसे ही मैं सबसे बोलना चाहूँगा, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट मेरे को भेज रहे हो, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे हो, तो उसके बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे पास अभी दुबई से भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका भी अभी डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है, और उसके अलावा एक दिलीप भाई नाम के हैं। मैं सबकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका काम मैंने लिया है उनका डॉक्यूमेंट आएगा। और उसके अलावा एक सुमित नाम के मेरे क्लाइंट हैं, एक रहबर अली नाम के मेरे क्लाइंट हैं। तो जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, उन सबकी अभी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग है, और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आएगा मैं उनके होम एड्रेस पे भेजूंगा और वो अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे और उन्हें वीज़ा मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं यूक्रेन की, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप अभी यूक्रेन आते हो तो यूक्रेन अगर आप आते हो तो आपके मैक्सिमम जो कॉस्ट पड़ेगा वो 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ेगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे कम में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस रूट से आ रहे हो। क्योंकि यूक्रेन की अभी जो फ़्लाइट्स हैं जितनी भी, वो सारी वॉर के बाद से, बिगिनिंग ऑफ द वॉर, सारी फ़्लाइट जो हैं वो बंद हैं। एयरपोर्ट भी अभी यहाँ के बंद हैं, ऑपरेट नहीं कर रहे हैं वो। तो ऐसे में इंडिया टू डायरेक्ट अभी यूक्रेन की फ़्लाइट नहीं है, तो आपको कोई नियर बाई कंट्री आनी पड़ेगी। अब यूक्रेन किन किन कंट्रीज से अपने बॉर्डर शेयर करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले 3 शेंगन कंट्रीज़ हैं जिनसे वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। पहली है पोलैंड जिसकी कैपिटल वार्शोवा, दूसरी स्लोवाकिया जिसकी कैपिटल ब्रातिस्लावा, तीसरी हंगरी जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट। तीनों यूक्रेन के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके अलावा ऐसी कंट्रीज़ भी जो हैं
जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती है उनमें पहली कंट्री है बेलारूस, ठीक है, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क। और बेलारूस और रशिया जो हैं काफ़ी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, उनके पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकल जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी वो लैंड बॉर्डर क्लोज़ है, ना तो यहाँ से आप अभी वहाँ जा सकते हो, ना वहाँ से यहाँ आ सकते हो। और उसके अलावा जो चौथी कंट्री है वो है भैया रशिया, तो वहाँ से तो आना अभी नामुमकिन है और यहाँ से वापस रशिया जाना भी नामुमकिन है। अब उसके अलावा एक कंट्री और है रोमानिया, जो मैंने बता दिया है कि अब अगर कोई अप्लाई करेगा तो उनका रोमानिया का वीज़ा लगना बहुत मुश्किल है। तो अब आप बोलोगे तो भैया हम यूक्रेन आएँ कैसे? ना तो फ़्लाइट है जो ऊपर से कूद सकें, और जब आपने बता दिया कि इतनी कंट्रीज़ बंद हैं, लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है मोल्डोवा का। अभी तक मोल्डोवा की जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। अगर आप आना चाहते हो तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके बाद 3 जो शेंगन कंट्रीज़ है वहाँ आप डायरेक्ट आ नहीं पाओगे फ्रेश पासपोर्ट पे। चौथी कंट्री जो है रोमानिया 31 मार्च से वो भी शेंगन में आ जाएगी। तो 4 कंट्री शेंगन की हो गई। बेलारूस से, रशिया से आप यूक्रेन आ नहीं सकते हो। 5वीं कंट्री मोल्डोवा है, जिसकी वीज़ा सर्विसेज अभी चालू हैं। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, पर्सनल इनविटेशन। उस इनविटेशन पे आप अपना यूक्रेन का वीज़ा लगाओगे, जो कि शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है सी कैटेगरी का। वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा या फैमिली वीज़ा जो होता है, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, अगर आपकी वाइफ या अगर आपकी गर्लफ्रेंड, अगर आपका हस्बैंड यूक्रेनियन सिटीज़न है या आपके कोई ब्लड रिलेटिव हैं, तो ऐसे में ये सारी जो वीज़ा लगेंगे वो डी कैटेगरी के लगेंगे। टूरिस्ट वीज़ा और उसके अलावा पर्सनल इनविटेशन पे अगर जब आप आते हो, यानी कि आपका कोई नॉन पर्सन यूक्रेन में जो रह रहा है वो आपको इनवाइट कर रहा है और उसका यहाँ पे बिज़नेस होना चाहिए, उसकी यहाँ पे लीगल एलएलसी फर्म जो है उसकी कंपनी होनी चाहिए, जो कि मेरी है। तो मैं आपको उसके बिहाफ पे यहाँ से इन्विटेशन दूँगा एंड देन आप यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करोगे इंडिया में, दिल्ली में, वीएफएस में, या फिर अगर कहीं और वीज़ा काउंसलर सर्विस है, अगर आप यूएई में हो तो आप अबू धाबी में या दुबई में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आर्मेनिया में हो, अज़रबैजान में हो, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, कहीं भी हो तो आप वहाँ से यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करोगे। आपको यूक्रेन का वीज़ा जैसे ही मिलेगा 5 से 7 दिन में आ जाता है और बहुत आसान प्रोसेस है। कुछ नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मैं रेडी करवा के भेजूँगा, पर्सनल इनविटेशन वगैरह सब कुछ। हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए जितने दिन का इनविटेशन होगा। तो मैं आपको जो है मैक्सिमम जो है 90 दिन का इनविटेशन दे सकता हूँ, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। कोई बोलेगा 1 साल का दे दो, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है बाई लॉ, और वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम 90 दिन का इनविटेशन मैं सबको भेजता हूँ। पहले जब वॉर से पहले भी मैं लोगों को ऐसे बुलाता था। तो 90 दिन का आपका वो होगा एंड देन आपका 90 दिन का हेल्थ इंश्योरेंस होगा, जिसे ट्रैवल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपको क्लेम मिलेगा। अगर आपका बैगेज लॉस्ट हो जाता है या किसी भी तरह की अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है यूक्रेन की टेरिटरी में रहते हुए, तो आप उस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका यूक्रेन का वीज़ा लग गया। अब यूक्रेन से वीज़ा लगने के बाद आप डायरेक्ट यूक्रेन तो आ नहीं पाओगे। आप यूक्रेन आने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं है आपके पास आने के लिए। तो अब आप बोलोगे कि वीज़ा तो हमारा यूज़लेस है। नहीं, यूक्रेन का वीज़ा लगते ही आपके पासपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है काफ़ी बढ़ जाएगी एंड देन आप अपना मोल्डोवा का वीज़ा अप्लाई करोगे, क्योंकि मोल्डोवा जो है इनका काफ़ी, दोनों कंट्री का, यूक्रेन का, मोल्डोवा का काफ़ी जो है अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। तो फिर जैसे ही आप अपना यूक्रेन के वीज़ा की कॉपी, अपना पासपोर्ट एंड मोल्डोवा वीज़ा, मोल्डोवा जो है आपको ट्रांजिट वीज़ा देगा। ट्रांजिट का मतलब होता है कि आप उस कंट्री की टेरिटरी को यूज़ करते हुए ट्रांजिट करोगे, यानी कि वहाँ से आप किसी अगली कंट्री में जाओगे। ये कंट्री आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इसे आप बस मतलब कि ट्रांजिट करने के लिए यूज़ करोगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप इंडिया से मोल्डोवा आओगे, आपको 5 से 7 दिन का वीज़ा मिलेगा, यानी कि आप 5-7 दिन में मोल्डोवा घूम भी सकते हो। वैसे कुछ देखने लायक है नहीं मोल्डोवा में, बहुत छोटी सी एक सोवियत टाइम की कंट्री है और जब से सोवियत से अलग हुई है आज तक कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है उस कंट्री ने। ना तो उनका झंडा अपना है, वो भी रोमानिया का कॉपी किया हुआ है एंड उसके अलावा लैंग्वेज जो चलती है वो भी वहाँ पे रोमानियन चलती है। रोमानियन और मोल्डोवियन सेम लैंग्वेज है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। एंड उसके अलावा जो कैपिटल है वो किशिनेव है और उनके भी कुछ डिस्प्यूट है रशिया के साथ। तिरास्पोल करके एक जगह है वहाँ पे जो अलग कंट्री चाहती है। बहुत छोटी कंट्री है, आई थिंक कि 1.5 मिलियन वहाँ की पॉपुलेशन है, यानी कि 15 से 16 लाख, और बहुत से जो रिच लोग हैं वो कंट्री में रहते नहीं हैं। तो पूरी कंट्री सुनसान पड़ी है। मेरे व्लॉग हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हो। एवन कि न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे भी उस कंट्री में कुछ नहीं खास था।
टूरिज़्म के नाम पे कोई ख़ास टूरिज़्म नहीं है। जिन्हें पुरानी चीज़ें सोवियत ज़माने की देखने की पसंद है वो लोग आते हैं, 1-2 दिन में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर भी आपको वो 5 से 7 दिन का वीज़ा देंगे। आप मोल्डोवा आओगे, इंडिया से किश्नियों की फ़्लाइट है, वाया तुर्की है, वाया यूएई है, बहुत सी कंट्रीज़ के थ्रू आप आ सकते हो। इंडिया टू जॉर्जिया एंड देन जॉर्जिया टू मोल्डोवा एंड देन यूक्रेन। जब आप आओगे तो पहली सिटी जो पड़ेगी, जो सबसे बड़ी सिटी है यूक्रेन की, वो है ओडेसा। उड़ीसा नहीं, ओडेसा है ये। डे भी नहीं है, दे का साउंड है यहाँ पे, ओडेसा, जो कि बहुत ही प्यारी सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी है यूक्रेन की, जहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर बीच हैं, ब्लैक सी है, और उसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े आपको जो है स्काई स्कैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में आप यूक्रेन आओगे एंड देन यूक्रेन आने के बाद आप लोग यूक्रेन में कुछ दिन लीगल स्टे करोगे, 5 से 10 दिन, एंड उसके बाद मैं आपका ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करूँगा। ट्रांजिट वीज़ा अब आपका अप्लाई होगा शेंगन कंट्री का, और रीज़न आपको ये देना है कि हम यहाँ पे घूमने आए थे और हम यहाँ पे सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वॉर है। यही अभी एक रीज़न है और मुझे वापस अपनी होम कंट्री जाना है। तो ऐसे में आपको हंगरी का या स्लोवाकिया का या पोलैंड का ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा, जो 5 से 7 दिन के लिए वैलिड होता है। कभी कभी वो सिर्फ 3 दिन का देते हैं, यानी कि 72 आवर्स का। ट्रांजिट वीज़ा ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है, तो उसकी वैलिडिटी बहुत कम होती है। तो उसी टाइम पीरियड में आप यहाँ से जिस भी कंट्री का आपका मैं वीज़ा लगवाऊँगा, जिस भी शेंगन कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा, उस कंट्री में आप जाओगे ट्रांजिट वीज़ा पे, एंड देन वहाँ पे जाने के बाद आपके पास अगर 72 घंटे हैं तो आप 72 घंटे के लिए लीगल रहोगे उस कंट्री में। 72 घंटे में आप चाहो तो पूरे शेंगन में घूम सकते हो, और उसके बाद जैसे ही आप शेंगन में एंटर होते हो आप चले जाओगे वहाँ से पोर्चुगल, और पोर्चुगल में जाने के बाद आर्टिकल 88 या 89 में आप अपने पेपर लॉक कराओगे और 1 से 1.5 साल में आपको पोर्चुगल का रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको बताया है। यूट्यूब पे एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें किसी भी यूट्यूबर ने इतनी आपको जो है चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हूँ। सबसे पहले स्टेप आपको मैं यहाँ से इन्विटेशन भेजूँगा। इन्विटेशन आने के बाद आप यूक्रेन का वीज़ा लगवाओगे, दैन मोल्डोवा का वीज़ा। तो मोल्डोवा जब आप आ जाओगे तो मोल्डोवा से आप आओगे यूक्रेन, और कुछ दिन यहाँ पे रहने के बाद आपका शेंगन वीज़ा अप्लाई होगा। रीज़न होगा आपको वापस अपनी होम कंट्री जाना है, और शेंगन में जाने के बाद जब तक वीज़ा वैलिड होगा उतने टाइम में आपको चले जाना है पोर्चुगल। और आगे की कहानी में वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो यार थोड़ा सा आप भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखा दिया करो, उसके पैसे नहीं लगते हैं। भले ही आप अपना प्रोसेस शुरू करो या ना करो, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और आपको मेरा इंस्टा जो है नज़र आ रहा है, आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आप लोग सीरियसली आना चाहते हो, क्योंकि ये आपके पास अभी आखिरी मौका है। इसके बाद जैसे ही रोमानिया शेंगन में आ जाएगा तो आपके पास आने का दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अभी मोल्डोवा आप लोग आ सकते हो, मोल्डोवा से यूक्रेन आ सकते हो, और फिर यहाँ से शेंगन लीगल तरीके से मूव हो सकते हो, वो भी बिल्कुल वाजिब और कम खर्चे में। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।